प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। थर्मोडायनेमिक्स की कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के अन्य अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पहले बताया था कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम व अन्य ऊष्मागतिकी विभवों की सहायता से कुछ मौलिक संबंध प्राप्त किए, जिसे अपन ऊष्मागतिकी संबंध या मैक्सवेल ऊष्मागतिकी समीकरण कहते हैं। इन चारों समीकरण की सहायता से हमने अपने क्लासिस क्लेपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण प्राप्त किया था। वो था आपके dP/dt = L/T V2 - इस क्लासिस क्लेपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण की सहायता से अपने उसके अनुप्रयोग पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। उसके एप्लीकेशन में अपने पढ़ चुके थे। आज अपन इसका दूसरा उपयोग कि मैक्सवेल जो समीकरण है उनकी सहायता से किसी निकाय पर दाब का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ए सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सिस्टम यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस, यानी मैक्सवेल समीकरण द्वारा निकाय पर दाब का प्रभाव ज्ञात करना। अपने मैक्सवेल का इसमें फोर्थ समीकरण जो है उसका उपयोग करेंगे। ΔS/ΔP टेम्परेचर T कांस्टेंट माइनस ΔV/ΔV प्रेशर कांस्टेंट। ये अपना फोर्थ इक्वेशन है। इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों और कैपिटल T से गुणा करने पर इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो देखिए आप T × ΔS/ΔP × T माइनस T ΔV/ΔT। अब अपन जानते हैं T × ΔS बराबर क्या होता है, ΔQ। तो अपन लिखेंगे ΔQ/ΔP टेम्परेचर कांस्टेंट माइनस T ΔV/ΔT T कांस्टेंट। ये अपने इक्वेशंस नंबर 2 प्राप्त हुई। अब अपन कहेंगे, अपने छोटी कक्षा में पढ़ा था कि किसी निकाय का प्रारंभिक आयतन V0 है। अब उसका टेम्परेचर ΔT बढ़ाने पर उसके आयतन बढ़ करके V हो जाता है। तो आयतन में जो वृद्धि होती है V - V0, जिसको अपने यहाँ ΔV लिखा, वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो उसके प्रारंभिक आयतन V0 पर और उसके ताप में वृद्धि पर निर्भर करती है। तो आपने ये लिखा ΔV = V0 एंड ΔV = ΔT। दोनों को अपन मिलाएंगे, ΔV = V0 × ΔT, और इसको अपन समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या होगा, ΔV = V0 α × ΔT। जहाँ अल्फा कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं अपन आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अब इसमें देखिए, आप अपने अल्फा निकालना चाहें तो यह होगा ΔV/V0 × ΔT, यानी आयतन में वृद्धि, प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। इसको अपन आयतन में वृद्धि को ΔV से लिखें, ताप में वृद्धि को ΔT से लिखें, और प्रारंभिक आयतन अपन यहाँ V0 की जगह V लिखा है 1/V ΔV/ΔT। ये अपना अल्फा आ गया जो कोएफिशिएंट है। तो अपन बेहिचक लिख सकते हैं ΔV/ΔT की जगह लिखेंगे V × अल्फा। ΔV/ΔT बराबर क्या लिखेंगे, V × अल्फा। ये मान जो है अपन यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए ΔQ/ΔV × T बराबर -TV × अल्फा। T अपना टेम्परेचर, V उसका वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन वही इनिशियल वॉल्यूम, और अल्फा अपना क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अब इस सूत्र की सहायता से अपन निकालेंगे, इसके दो एप्लीकेशन लेंगे। पहले अपन जब अल्फा पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ΔQ/ΔP ये नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये है कि P = -Q, यानी दाब बढ़ाने पर उष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी उष्मा क्या करेगी, कम होगी, घटेगी। अपने टेम्परेचर T को अपन नियत रखेंगे तो Q = -P होगा। यानी इसमें निकाय को संपीड़ित करेंगे अपन, उसको कंप्रेस करेंगे, उल्टा चलेगा, तो उसमें उष्मा क्या होगी, उत्पन्न होगी। ऐसा पानी के लिए 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। यदि उसको अपन नियत ताप पर उसका यदि दाब बढ़ाएं तो उसकी क्या होगा,
उसमें ताप बढ़ाए, पानी के लिए 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा, ठीक है। तो अपन जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो अपना वाष्प में बदलेगा। इसमें यदि अपन दाब में वृद्धि करते हैं तो उसमें क्या करेगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। दूसरे में अल्फा बराबर माइनस नेगेटिव, यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा बी इंटू टी। तो दाब बढ़ाने पर क्या करेगा कि आपका क्यू बढ़ेगा, अर्थात निकाय को क्या करनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी। और स्थिर ताप पर जैसे पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पानी का 0 डिग्री और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक असंगत व्यवहार होता है। और पानी का घनत्व क्या होता है, 4 सबसे अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऐसे निकाय को क्या करेंगे, संपीड़ित करने पर उष्मा में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका अपोजिट होगा, या उष्मा उत्पन्न होगी या उष्मा में कमी आएगी। कैसे, क्यू प्रोपोर्शनल टू पी, दाब बढ़ाएंगे तो क्यू बढ़ेगा, यानी उसको क्या करेगा, उसको बढ़ानी पड़ेगी, यानी उसको उष्मा रहनी पड़ेगी। तो इस प्रकार अपन ये कहते हैं कि भाई निकाय पर दाब का प्रभाव अपन मैक्सवेल समीकरण द्वारा से समझ सकते हैं कि जब अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी जिसमें ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे पदार्थ जिसका ताप बढ़ाने पर आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, उनके लिए क्या होगा, डी क्यू क्यू प्रोपोर्शनल टू माइनस पी होगा। यानी दाब बढ़ाने पर क्या होगा, क्यू दाब बढ़ाने पर या पी प्रोपोर्शनल उष्मा में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी उस सिस्टम से उष्मा का उत्सर्जन होगा। दूसरे में अपने अल्फा यानी वे पदार्थ जिसको अवस्था परिवर्तन से या ताप गर्म करने पर उसके आयतन में क्या आती है, कमी आती है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पी प्रोपोर्शनल टू क्यू। यानी जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो उसमें क्यू भी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। यानी आप दाब बढ़ाएंगे तो उसकी उष्मा क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी अपन उसको निकाय को अपन उष्मा देंगे तो उष्मा ग्रहण करेगा। ऐसे निकाय को यदि अपन संपीड़ित करते हैं यानी दबाते हैं, उसके आयतन में कमी करते हैं, तो उसका उल्टा होगा, इसमें उष्मा में क्या आएगी, कमी आएगी। अब देखिए इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स है, क्लासिस क्लेब्रन को अपन निकालना चाहेंगे कि उस दाब वृद्धि की गणना कीजिए जब पानी -1 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है। बर्फ का घनत्व दे रखा है इसे 0.91 ग्राम पर सीसी, और इसकी बर्फ की उसमें जो है LF बराबर 336 जूल पर ग्राम। कैलोरी में लेंगे तो 80 कैलोरी होती है। तो अपन देखेंगे एल अपन को गिवन है, dt गिवन है, V2 1/d2 क्या पानी का जो घनत्व होता है वो 1 होता है CGS सिस्टम में। तो V2 बराबर 1 cc पर ग्राम आ जाएगा। V1 बराबर 1/d1, तो ये 1.099 है। V2 और V1 अपन को पता है। इस फॉर्मूले में देखिए dp बटा dt बराबर L/T V2 माइनस V1। ये क्लासिस क्लेपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण। इसमें अपन को dp निकालना है तो L इंटू dt Vt V2 माइनस V1। L की वैल्यू अपन को पता है, dt की पता है, t की पता है और V2 माइनस V1 की पता है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 124.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा। यानी ऐसे न्यूमेरिकल्स है उसको भी अपन कर सकते हैं। इसमें मैक्सवेल समीकरण का बहुत अधिक महत्व होता है थर्मोडायनेमिक्स में। जिस प्रकार की अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी मैक्सवेल समीकरण होते हैं वो विद्युत चुंबकीय समीकरण होते हैं, उसमें भी उन्होंने गॉस के नियम को समझे, चुंबकत्व और विद्युत के नियमों को मिला करके उन्होंने 4 नियम दिए थे। इसका वैसे ही महत्व है जैसा कि अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन की गति का नियम का अध्ययन करते हैं, और अपने क्वांटम मैकेनिक्स में हमने कहा था श्रोडिंगर जो समीकरण है उसका अधिक महत्व होता है उसमें। आप सभी का धन्यवाद।